हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएस। केजीएस में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक स्पेशल सेशन में मिल रहे हैं। इस सेशन में मैं जो इस बार यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा जो अभी चल रही है उसके सामान्य हिंदी का जो पेपर है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये प्रश्न पत्र कैसा पूछा गया और इसका एक मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। तो ये क्लास जो है उनके लिए उपयोगी है जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, और जो अगली बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको इससे एक आइडिया लगेगा कि समान हिंदी का पेपर कैसे करना है। याद रहे कि समान हिंदी का पेपर कोई क्वालिफाइंग नहीं है, बल्कि इसके मार्क्स जो 150 अंक हैं, 150 अंक आपके मेरिट में ऐड होते हैं। इसलिए इस पेपर को गंभीरता से लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कोई सवाल गलत ना हो। 150 अंकों में जितना अधिक अंक हम हासिल कर सके उतना मेरिट लिस्ट में हमें उसका लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं ये पेपर जो हुआ है इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक तो एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है, जैसा पहले पूछा जाता रहा है वैसा ही है, कोई इसमें ज़्यादा फेरबदल सा नहीं है, सेम ही है। तो देखिए पहला गद्यांश है और इस गद्यांश में पहला गद्यांश है और इस गद्यांश के आधार पर आपको नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह के पूछे गए हैं इसमें सवाल जो है। देख क्या लिखा है कि भारतीय समाज की शक्ति का स्रोत उसका पारिवारिक जीवन है। मैंने आप सबको पहले भी क्लास में बताया है कि आप जब पैसेज पढ़िए तो पढ़ते जाएं और उसमें जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लगे उसको अंडरलाइन करते जाना चाहिए, ताकि उसे हमें वाक्य बनाने में आसानी हो। ठीक है ना। तो भारतीय समाज की शक्ति का स्रोत क्या है? पारिवारिक जीवन। अनेक परिवर्धनों यानी कि परिवर्तन और बदलाव, अनेक परिवर्तनों के बीच में परिवार की यह दृढ़ शक्ति बार बार उभरती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है ना। तो ये जो समाज की शक्ति है पारिवारिक जीवन, उस जो पारिवारिक जीवन समाज की शक्ति का स्रोत है, वो बार बार हमारे परिवर्तनों के बावजूद बार बार वो बनी हुई है, दिखाई देती है। परिवार की इस शक्ति का विघटन किसी भी प्रकार के समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता। यानी यदि परिवार टूटते हैं तो समाज टूटता है। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज बनता है। भारतीय पारिवारिक सामाजिक जीवन के क्षेत्र में मूल्यवान प्रयोग है। भारतीय परिवार सामाजिक जीवन के क्षेत्र में एक मूल्यवान प्रयोग है, उसे सब तरह से बढ़ाना, पल्लवित और पुष्पित करना आवश्यक है। तो उसके बढ़ाने की बात कही जा रही है। आजकल के संक्रांति काल जो ट्रांजिशन का फेज है आजकल में, तो परिवार के संगठन को और भी सुसंस्कृत करने की करना आवश्यक है, क्योंकि आज परिवार टूट रहे हैं। आप सबको मालूम है न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया, संयुक्त परिवार टूट गए। न्यूक्लियर फैमिली में भी अब एकदम एटॉमिक फैमिली बन रही है, पति और पत्नी और बहुत मुश्किल से एक बच्चा। तो परिवार बहुत सिकुड़ता जा रहा है और उस परिवार में स्वार्थपरकता है, अलगाव है, टूटन है। तो इसलिए ये गद्यांश कह रहा है कि परिवार जो है वो आज के संक्रांति काल में इसको बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। कुल संस्कृति का महत्वपूर्ण अंश रामायण है। कुल संस्कृति का यानी कि जो कुल वाली परंपरा है परिवार वाली, उसका आधार कौन है? रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण। जैसे भारतीय संस्कृति का प्रतीक कुल है, परिवार है, वैसे ही भारतीय साहित्य की विशिष्ट कृति रामायण है। अब तुलना की जा रही है कि जैसे भारतीय संस्कृति में परिवार आधार है, वैसे भारतीय साहित्य का आधार रामायण है। धर्म तत्व परिवार के प्रत्येक सदस्य के समक्ष कर्तव्य का संदेश देता है। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, जाति बंधु, जिनका परिवार से नाता होता है, वे सब कर्तव्य के ऋण से बंधे होते हैं। अब कर्तव्य की बात कही जा रही है कि कर्तव्य सब बंधे होते हैं। कर्तव्य द्वारा व्यक्ति सेवा का मार्ग अपनाता है। कर्तव्य के द्वारा क्या करता है? व्यक्ति सेवा का मार्ग अपनाता है। कर्तव्य भावना का ही दूसरा नाम यज्ञ भावना है। ठीक है ना।
जहां व्यक्ति दूसरे के लिए अपने स्वार्थ और सुख का समर्पण करता है। कर्तव्य में क्या करता है व्यक्ति? अपने स्वार्थ और सुख का समर्पण करता है, त्याग करता है। उस जीवन को स्वर्ग कहते हैं। महान ग्रंथ जो आदर्श सिखाते हैं उनकी भावना यही है। महान ग्रंथों का आदर्श यही है। परिवार के प्रेममय वातावरण में सब सदस्य अपने कर्तव्य को पहचान कर उसका पालन करते हैं। ठीक है ना? दूसरों से छीन झपट कर अपने लिए कुछ प्राप्त करने की बात वे मन में नहीं लाते, यानी कि एक दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यही पारिवारिक जीवन का रस है ना? दूसरे से के लिए छीन झपट नहीं करते। जहां एक व्यक्ति दूसरे की सहायता और सेवा करने की बात सोचता है, वही आदर्श स्थिति स्वर्ग है। दूसरे की सहायता और सेवा वही आदर्श स्थिति स्वर्ग है। इसके विपरीत उल्टा, जब हम प्रत्येक वस्तु को अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं, स्वार्थ और अधिकार की बात करते हैं या कहकर केवल पाने या लेने की इच्छा रखते हैं, तो हमारे उस आचरण से संघर्ष और विरोध उत्पन्न हो जाता है। उस तनाव की स्थिति में जो ना हो जाए थोड़ा है। तो पैसेज को खूब अच्छे से सावधानी से पढ़ना चाहिए। पैसेज के जो मूल भाव हैं उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर तब प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। अब इस प्रश्न को, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका सेंट्रल आइडिया क्या आता है? परिवार का महत्व, है ना? परिवार संस्था या परिवार का महत्व। एक तो ये आप कह सकते हैं, फिर ये भी आप कह सकते हैं कि समाज का आधार, भारतीय समाज का आधार परिवार है ना? भारतीय समाज का आधार क्या है? परिवार। यही बात कही जा रही है, भारतीय समाज का आधार परिवार। तो इसको अब अपने इस गद्यांश के आशय को अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों का मतलब है कि वहां से मैं आइडिया लेना है और उसी बात को अपने तरीके से लिख देना है। और कर्तव्य भावना क्यों उपयोगी है इसका आंसर देना है और रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी, यानी कि जो 3 पंक्तियां रेखांकित है इसकी व्याख्या करनी। एक ही पंक्ति इसमें दी गई है, अंडरलाइन की गई है, जिसको व्याख्या करने की जरूरत है। ठीक है ना? अब आइए जरा हम लोग देखते हैं इसको और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? अब एक एक करके मैं थोड़ा चलता रहता हूं और उसको कर दूं। जैसे सबसे पहले इसका भावार्थ। अब देखिए भावार्थ में क्या कह रहा है, ये किस पे जोर दे रहा है? ये जोर दे रहा है परिवार पे, है ना? भारतीय समाज का आधार। तो हम लिखेंगे कि भारतीय समाज को सुदृढ़ बनाए रखने में का आधार, भारतीय समाज को सुदृढ़ बनाए रखने का आधार पारिवारिक ढांचा है। भारतीय समाज को सुदृढ़ बनाए रखने का आधार पारिवारिक ढांचा है। किंतु परिवार केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संबंध है। एक भावनात्मक संबंध है जहां हम या जिसमें हम अपने
अपने स्व यानी कि स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित की रक्षा करते हैं, दूसरों के हित की रक्षा करते हैं, है ना, दूसरों के हित की रक्षा करते हैं। जब परिवार के सदस्य अपने अधिकारों की जगह कर्तव्य भावना पर बल देते हैं, तब कर्तव्य भावना पर बल देते हैं तब वे परस्पर सुख देते हैं, परस्पर दूसरे को सुख पहुंचाते हैं और वही स्थिति स्वर्ग है, और वही स्थिति स्वर्ग है, यही कहा जा रहा है पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है ना। इसके विपरीत यदि परिवार में केवल अधिकारों की बात होती है तो क्या होता है, संघर्ष पैदा होता है, ठीक है ना। केवल अधिकारों की बात होती है परिवार में, केवल स्वार्थ अधिकारों की बात होती है तो मानसिक तनाव और संघर्ष होता है। किंतु यदि परिवार में केवल स्वार्थ और अधिकार की भावना होती है, तब क्या होता है, तब संघर्ष होता है, तब मानसिक तनाव एवं संघर्ष की स्थिति बनती है। तो यही इसमें कहा गया है, ठीक है ना। ज़्यादा ही नहीं, छोटा ही है, यहाँ थोड़ा हमने कम ये में लिखा है स्पेस में, तो इसलिए जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यही इसमें लिखा हुआ अधिकार की बात कहकर केवल पाने या लेने की इच्छा रखते हैं तो हमारे उस आचरण से संघर्ष और विरोध उत्पन्न होता है। उस तनाव की स्थिति में जो ना हो जाए थोड़ा है, यानी कि जितना संघर्ष हो जाए वो कम है। जब ऐसी भावना होती है तो टकराहट होता है, ठीक है ना। दूसरा है कि कर्तव्य भावना क्यों उपयोगी है, ठीक है। कर्तव्य भावना क्यों उपयोगी है, तो कर्तव्य भावना प्रश्न संख्या 2, कर्तव्य भावना क्यों उपयोगी है। कर्तव्य भावना क्यों उपयोगी है, यह पूछा गया है। इसका उत्तर देंगे हम लोग। कर्तव्य भावना इसलिए उपयोगी है, कर्तव्य भावना इसलिए उपयोगी है क्योंकि यही वह शक्ति है। देखिए यहां उत्तर में यहां दिया हुआ है, पैसेज में आप देखिए, पैसेज में आइए तो आप देख लेंगे यहां कि कर्तव्य भावना क्यों है। तो यहां लिखा हुआ है
कर्तव्य द्वारा व्यक्ति सेवा का मार्ग अपनाता है। कर्तव्य भावना का दूसरा नाम यज्ञ भावना है। तो स्वार्थ और सुख का समर्पण करता है, इसलिए कर्तव्य भावना उपयोगी है। ठीक है ना। तो कर्तव्य भावना ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर ले जाता है, क्योंकि यही वह शक्ति है जो व्यक्ति को निस्वार्थ बनाती है ना, जो व्यक्ति को निस्वार्थ बनाती है। इसके द्वारा ही व्यक्ति दूसरे सदस्यों के लिए सेवा और समर्पण का भाव रखता है, जिसे यज्ञ भावना कहा जाता है। जिसे यज्ञ भावना कहा गया है या कहा जाता है। यज्ञ भावना कहा गया है या कहा जाता है। ठीक है ना। कर्तव्य भावना व्यक्ति को केवल अधिकार नहीं सिखाता या कर्तव्य भावना अगर ना रहे तो हम आपस में लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। ठीक है ना। तो कर्तव्य भावना अगर ना हो, कर्तव्य बोध व्यक्ति को ऐसे केवल अधिकारों के पीछे भागने से रोकता है ना। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि कर्तव्य भावना व्यक्ति को अधिकारों के पीछे भागने से रोकता है और उसे जिम्मेदार बनाता है। ठीक है ना। और उसे जिम्मेदार बनाता है। बस हो गया, इतना ही। कर्तव्य भावना इसलिए उपयोगी है क्योंकि यही वह शक्ति है जो व्यक्ति को निस्वार्थ बनाती है। इसके द्वारा ही व्यक्ति दूसरे सदस्यों के लिए सेवा और समर्पण का भाव रखता है, जिसे यज्ञ भावना कहा गया है। कर्तव्य भावना व्यक्ति को अधिकारों के पीछे भागने से रोकता है और उसे जिम्मेदार बनाता है। ठीक है ना। तो जो पैसेज में कहा गया है उसके आधार पर हम ये इस ढंग से उस पैसेज के आधार पर हम इसका उत्तर यहां दे सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए जरा देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि गद्यांश के रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कैसे करते हैं? देखिए, यहां से रेखांकित पंक्तियां दी गई हैं, यहां से दी गई रेखांकित पंक्तियां,
जहां एक व्यक्ति दूसरे की सहायता और सेवा करने की बात सोचता है, वही आदर्श स्थिति स्वर्ग है। ठीक है ना। तो यहां कहा गया है इस पर कि व्यक्ति जो है वो ये दूसरे की, जब जहां एक व्यक्ति दूसरे की सहायता और सेवा करने की बात सोचता है, वही आदर्श स्थिति है, एक बात। दूसरा, जब इसके विपरीत जब हम प्रत्येक वस्तु को अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं और अधिकार की बात कहकर केवल पाने की इच्छा रखते हैं या लेने की इच्छा रखते हैं, तो उस आचरण से संघर्ष और विरोध उत्पन्न होता है। ठीक है। तो तीन बातें हैं, एक तो सहायता और सेवा करने की बात, वही आदर्श स्थिति है। दूसरा, स्वार्थ की दृष्टि से देखना और अधिकार की बात करना टकराहट है। और तीसरा वही है, संघर्ष और टकराहट। तीनों को मिलाकर हम रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जरा, आइए रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। अब तीन बातें हैं उसमें, उन तीनों को पकड़ के हम लोग लिख देंगे कि भारतीय समाज की शक्ति, भारतीय समाज की शक्ति, यहां लिखा हुआ है, यहां सवाल में लिखा हुआ है कि भारतीय समाज की शक्ति का स्रोत उसका पारिवारिक जीवन है। तो भारतीय समाज की शक्ति उसका पारिवारिक आधार है। उसका पारिवारिक आधार है। ठीक है ना। भारतीय समाज की शक्ति उसका पारिवारिक आधार है। अनेक बदलावों के बावजूद या अनेक परिवर्तनों के बावजूद यदि भारतीय संस्कृति जीवंत बनी हुई है, तो इसलिए क्योंकि हमारा पारिवारिक संगठन जीवित है। तो इसलिए क्योंकि हमारा पारिवारिक संगठन जीवित है। एक पहले लाइन की तो बात हो गई कि भारतीय समाज का जो पारिवारिक उसका जो स्रोत है वो ये है। अब है कि परिवार की शक्ति का विघटन किसी प्रकार के समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता। तो जब परिवार टूटता है तो क्या होता है, समाज की नींव भी कमजोर होती है। इसको हम लिख देंगे, जब परिवार टूटता है तो समाज की नींव कमजोर होती है, ये कहा जा रहा है। तीसरी लाइन में देखिए कहा हुआ है कि परिवार टूटता है ना। अब रेखांकित पंक्तियां, जब परिवार वस्तु को अपने वही स्थिति स्वर्ग है। इसके विपरीत जब हम प्रत्येक वस्तु को अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं और अधिकार की बात कहकर पाने और लेने की इच्छा रखते हैं, तब संघर्ष होता है। अब ये तीसरी वाली बात यहां हम लोग डाल देंगे कि जब परिवार टूटता है तो उसकी नींव कमजोर होती है ना। अब लिख देंगे कि
जब अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल अधिकारों की बात करते हैं तो उसे, है ना, जब परिवार टूटता है तो समाज की नींव कमजोर होती है। परिवार में केवल अधिकारों की बात करने, परिवार में केवल अधिकारों की बात करने और कर्तव्यों को भूलने से भी संघर्ष और टकराहट की स्थिति पैदा होती है। संघर्ष और टकराहट की स्थिति पैदा होती है, ठीक है ना। भूलने से संघर्ष और टकराहट की स्थिति पैदा होती है। तो क्या है? निस्वार्थ भाव ही पारिवारिक जीवन का आदर्श है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः निस्वार्थ भाव ही परिवार का आदर्श है। बस इस ढंग से व्याख्या हो गई उसकी। हम पहले व्याख्या करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जिन पंक्तियों की व्याख्या करनी है, रेखांकित पंक्तियों की, उनको हमें ब्रेक कर लेना चाहिए। तो हमने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है ना। पहले हिस्से में हमने दे दिया कि भारतीय समाज की शक्ति का स्रोत उसका पारिवारिक जीवन है। दूसरा, परिवार की इस शक्ति का विघटन किसी भी प्रकार से के लिए समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता। और तीसरा है कि स्वार्थ की दृष्टि से अगर देखें तो क्या होता है? संघर्ष और विरोध की स्थिति पैदा होती है। तो ये है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां है, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको भी देखिए। 2 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे के प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है ना। एक गद्यांश है, उसका शीर्षक बताना है, एक प्रश्न दिया गया है और संक्षेपण करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले गद्यांश को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, क्योंकि वहीं से बात है। और संक्षेपण करने की जो कला है, उस कला में क्या कहा जाता है कि जो मूल गद्यांश है उसका हूबहू एकदम कंप्लीट पूर्णता, स्पष्टता, क्रमबद्धता के साथ हम एक छोटा उसका रूप तैयार करें। तो शब्दों की गणना करते हैं और उसका 1/3 हम कर देते हैं संक्षेपण। तो पहले इसके लिए हमें इस आलेख को, इस गद्यांश को खूब अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए क्या है, गरीबी हमारा मानसिक रोग है। गरीबी हमारा मानसिक रोग है। यदि आप इस रोग से पीड़ित हैं अथवा इस रोग के शिकार हैं तो अपने मानसिक भाव को बदलिए। यानी कि यदि ये रोग है तो रोग क्यों है? क्योंकि आपका मानसिक लेवल पे है, मानसिक भाव को बदलिए। दुख, दरिद्रता तथा लाचारी के विचार मन में लाने के स्थान पर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, स्वाधीनता तथा आनंद के विचारों से अपने मानस क्षेत्र को प्रकाशित कीजिए। तो दुख और दरिद्रता या लाचारी नहीं, उसके स्थान पर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य, आनंद। फिर यह देखकर आपको आश्चर्य का पार न रहेगा कि आपकी उन्नति कितने जोरों से होती है। तो मानसिक रोग है, मानसिक भाव को बदलिए, दुख दरिद्रता की जगह सुख समृद्धि के बारे में सोचिए, आपकी उन्नति होगी। हमें विजय और सफलता पूर्णतः मन की वैज्ञानिक प्रक्रिया से प्राप्त होती है। जो मनुष्य समृद्धिशाली और सौभाग्यशाली होता है उसका यह अखंड विश्वास होता है कि वह समृद्धिशाली और सौभाग्यशाली हो रहा है।
तो अखंड विश्वास उसका होता है अपने ऊपर, उसे अपनी कमाने की योग्यता पर विश्वास रहता है, वह अपने समय को गरीबी की बातों तथा विचारों में नहीं गंवाता, दरिद्रता से लड़खड़ाता हुआ नहीं चलता, वह अपनी शक्ति को उस वस्तु की ओर मोड़ता है, अपनी शक्ति को जिसके लिए कोशिश कर रहा है तथा जिसकी प्राप्ति में उसका पूरा विश्वास एवं दृढ़ निश्चय है। देश में ऐसे गरीब लोग हैं जो अपनी गरीबी से अर्ध संतुष्ट हो गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो अपनी गरीबी से अर्ध संतुष्ट हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट तो नहीं है लेकिन संतुष्ट है कि चलो जो भी नियति को मंजूर है, जो मिल गया वही पर्याप्त है। ये संतोष का भाव भी गरीबी को जन्म देता है। तो बहुत सारे लोग हमारे समाज में इसलिए गरीब हैं कि वो इस भाव से थोड़े बहुत संतुष्ट हैं कि गरीबी और जो असमानता है या जो हमारी दयनीयता है ये ईश्वर की देन है। जिन्होंने उसके विकराल पंजों से निकलने का प्रयत्न ही छोड़ दिया है, जो संतुष्ट हैं वो उसके विकराल पंजों से निकलने का प्रयत्न ही छोड़ दिया है। अब वे चाहे कितना भी कठिन परिश्रम कर लें, उन्होंने तो अपनी आशा ही खो दी है, अपनी आशा खो दी, स्वाधीनता प्राप्त करने की उमंग नष्ट कर दी है। तो एक ही बार में समझ में आ जाता है इसको पढ़कर कि गरीबी के ऊपर ये कहा गया है कि गरीबी एक मानसिक रोग है। इसका शीर्षक भी निकालेंगे, अगर सेंट्रल आइडिया निकालिए तो शीर्षक निकल जाएगा। सेंट्रल आइडिया है कि गरीबी पर ये पूरा गद्यांश है और गरीबी को बताया गया है मानसिक रोग, और उसी पर विचार किया गया है कि अगर हमारी मानसिक दशा बदली, मानसिक प्रक्रिया बदली तो हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है ना? तो अब सबसे पहले तो हम एक शीर्षक देंगे, आइए इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, ऐसे लिख देंगे हम लोग, गद्यांश लिखा है इसे हम लोग गद्यांश ही लिख देंगे। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। अच्छा, शीर्षक निकालने के लिए भी हमने आप सबको बताया है कि शीर्षक कैसे निकालते हैं। 2-3 शीर्षक चुन लेते हैं और उसमें जो एक अच्छा लगता है वो हम लोग दे देते हैं। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? गरीबी एक मानसिक रोग है ना। एक हम लोग ये दे सकते हैं, अगर दूसरा बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप, समझने के लिए मैं दे रहा हूं कि बना सकते हैं गरीबी एक मानसिक रोग तो है ही, है ना। गरीबी मानसिक अवस्था, ये भी दे सकते हैं, गरीबी एक मानसिक अवस्था, ठीक है ना, या गरीबी एक मानसिक सोच, जो भी कह सकते हैं आप। तो एक मानसिक रोग के रूप में इसको हम लोग शीर्षक के रूप में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। गरीबी एक मानसिक रोग, मैं साफ थोड़ा लिख दूं ना, यहां थोड़ा सा यहां गरीबी एक मानसिक रोग, ये हम शीर्षक दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि गरीबी से अर्ध संतुष्ट होने का क्या आशय है, ठीक है ना। गरीबी से अर्ध संतुष्ट, इसका मतलब है कि कुछ लोग अपनी गरीबी और विपन्नता को ही अपनी नियति मान लेते हैं, है ना, और उससे निकलने का प्रयास नहीं करते। तो लिख देंगे कुछ लोग अपनी गरीबी और विपन्नता
अपनी गरीबी और विपन्नता को अपनी नियति मान लेते हैं, अपनी नियति मानकर उससे बाहर आने का या उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, है ना। कुछ लोग अपनी गरीबी और विपन्नता को अपनी नियति मानकर उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। वे कठिन परिश्रम तो करते हैं, वे कठिन परिश्रम तो करते हैं, है ना, मेहनत करते हैं, खूब लिखा हुआ कि मेहनत तो करते हैं, लेकिन क्या समस्या है, लेकिन उनके भीतर से उन्नति की अब कोई उम्मीद नहीं है। किंतु उनके मन में उन्नति की आशा और स्वाधीनता का भाव नहीं रहता। स्वाधीनता का भाव नहीं रहता। इसे ही गरीबी के प्रति अर्धसंतुष्ट कहा गया है। इसे ही गरीबी के प्रति अर्धसंतुष्ट कहा गया है। बस ये उत्तर हो गया, क्योंकि गद्यांश में कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपनी गरीबी और विपन्नता से बाहर नहीं निकलते, वो प्रयास नहीं करते, ठीक है ना। ऐसे लोग गरीबी के प्रभाव से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते। वे कठिन परिश्रम तो करते हैं, किंतु उनके मन में उन्नति की आशा और स्वाधीनता का भाव नहीं रहता। इसे ही गरीबी के प्रति अर्धसंतुष्ट कहा गया है। ठीक है ना। अब देखिए जरा इसका संक्षेपण करना है, तो संक्षेपण कैसे करेंगे, शब्दों को काउंट करेंगे हम, और शब्दों को काउंट करके उतने शब्दों में हम लोग लिख देंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 1 11 मान लीजिए, तो लगभग 200 शब्दों में है। 200 या कह लीजिए 210 शब्दों में है। उसका 1/3 हो जाएगा, लगभग 66 या 70 मान के चलिए, लगभग 70 शब्द हो जाएगा इसका। ये इसका लगभग 70 शब्द में संक्षेपण करना है ओवरऑल, है ना। 210-15 शब्द है, तो इसका हमें संक्षेपण करना है आपको 200 शब्दों में। तो देखिए संक्षेपण हम कैसे करेंगे। गो। अच्छा, संक्षेपण करने का नियम आपको बताया है कि संक्षेपण के लिए पहले एक रफ करते हैं, शब्दों की गणना करते हैं, फिर काट छाट के थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उसको कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या कहा गया है, संक्षेपण पहले लिख देंगे हम लोग। क्या है इसका भाव, गरीबी
वस्तुतः एक मानसिक अवस्था है गरीब वस्तुतः एक मानसिक अवस्था है ना। सबसे पहले तो मानसिक रोग कहा गया है, तो मानसिक अवस्था हम लोग कह सकते हैं कि मानसिक अवस्था है। यदि मनुष्य दुख और लाचारी के बदले सुख समृद्धि के बारे में विचार करे, विचार करे तो उसकी उन्नति निश्चित है। तो उसकी उन्नति निश्चित है। ठीक है ना। सफलता क्या है? मन की वैज्ञानिक एक प्रक्रिया है। सफलता मन की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कहा गया है कि सफलता मन की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और जो अपने आत्मविश्वास, जो व्यक्ति के आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति के अखंड आत्मविश्वास, पर निर्भर करती है ना। ये कहा गया है इसमें, व्यक्ति के अखंड आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। जो गरीबी से समझौता कर लेते हैं वो क्या होता है? वे कभी प्रगति नहीं करते। बस एक लाइन और लिख लीजिए। जो गरीबी से समझौता कर लेते हैं वे प्रगति या उन्नति नहीं करते। अब जरा शब्द काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। और चाहे तो हम लोग 10 शब्द इसमें जोड़ सकते हैं, है ना। लगभग 65-70 के आसपास हमें लिखना है तो हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इस लाइन में लिख सकते हैं कि अतः प्रगति के लिए अपनी शक्ति को दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। एक लाइन चाहे तो जोड़ सकते हैं। अतः जीवन में उन्नति के लिए हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसमें जितनी सारी बातें हैं सब आ गई। संक्षेपण में सारी बातें आनी चाहिए। शर्त यह है कि संक्षेपण में कोई जरूरी बात नहीं छूटनी चाहिए। तो उसमें जितनी सारी बातें कही गई हैं ऑलमोस्ट सारी बातें इसमें आ गई। इसलिए हमें प्रगति के लिए क्या करना चाहिए? इसलिए अतः जीवन में उन्नति के लिए हमें आत्मविश्वास के साथ
लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो 40 हुआ था, 41, 42, 43, 44, 45, 50 हुआ था, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। तो ठीक है, 63, 65 शब्दों में होना चाहिए था। यहां हम लोग लिख देंगे, यह भी लिखना जरूरी होता है संक्षेपण में, शब्द सीमा 65। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे दूसरे सवाल, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में 2 पत्र लिखना है। तो 2 पत्र हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखना वो भी ढांचा मैं बताता हूं आपको, और तब फिर बाकी छोटे छोटे सवाल हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। आइए तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि हम जानते हैं कि पत्र लिखने के लिए आता है, पत्र लेखन से सवाल रहते हैं, और 2 सवाल होते हैं हर साल पत्र लेखन पे। पत्रों की परिभाषा, कोई किसी पत्र का नमूना या कोई विषय दिया रहेगा उस पर लिखना होता है। इस बार देखिए क्या पूछा है। इस बार पूछा है कि सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संयुक्त सचिव नीति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किए जाने वाले एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। याद रहे, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप बनाना है। प्रस्तुत कीजिए जिसमें आयात नीति निर्धारण विषयक सूचनाएं शीघ्र भेजने का संदर्भ हो। तो एक ये उद्योग मंत्रालय की तरफ से लिखा जाना है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से लिखा जाना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर ही सचिव और संयुक्त सचिव के बीच में ये पत्राचार है, और एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाना है। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में हम सब जानते हैं कि ये किसी विशेष विषय पर किसी अधिकारी या कार्यालय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। और चूंकि ये डेमी ऑफिशियल लेटर है, अर्ध सरकारी पत्र है, इसलिए इसकी भाषा थोड़ी अनौपचारिक होती है। स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, बस इसमें प्रेषक का नाम होता है, प्रेषित का नाम नीचे चला जाता है। प्रेषित का नाम ऊपर नहीं होता, नीचे चला जाता है। प्रेषक का नाम रहता है, और बाकी लगभग पैटर्न वैसा ही रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक पत्र, इस पत्र को। ठीक है ना। आइए एक जरा फॉर्मेट करा के आपको दिखाऊं। सबसे पहले ऊपर में क्या होगा, अर्ध सरकारी, अर्ध शासकीय या सरकारी जो कह लीजिए, अर्ध सरकारी पत्र संख्या। अब इसमें कोई भी हम संख्या एक फिट कर सकते हैं, है ना। अपने मन से पत्र, इसका संख्या के लिए कुछ ऐसा नियम नहीं होता, कुछ भी अपने तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 235 ऑब्लिक जैन चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो मार्च कर सकते हैं। टू 51 ऑब्लिक मार्च ऑब्लिक 26 ऑब्लिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट विभाग है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अर्ध सरकारी पत्र संख्या ये, अर्ध सरकारी पत्र संख्या ये। अच्छा, कौन सा विभाग लिख रहा है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय लिख रहा है ना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और सरकार कौन सा है, भारत सरकार।
स्थान हम दे देंगे नई दिल्ली। हमने सब पैटर्न बताया है, नई दिल्ली। अब ये हो गया, ठीक है ना। इसको चाहे तो हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, अगर इतना बड़ा लग रहा हो तो इसको छोटा भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे अ स पत्र संख्या इतना, यानी कि असरकारी पत्र संख्या इतना। अच्छा, ये हो गया ऊपर का। यहां दे देंगे दिनांक, ठीक है ना। नमूना देना है तो दिनांक दे भी सकते, नहीं तो नहीं भी दे सकते, है ना। तो मान लीजिए कि 10 मार्च 2026। यहां जो भेजने वाला है उसका नाम दे देंगे क ख ग, और कौन है वो? सचिव साहब हैं। क ख ग सचिव, ठीक है ना। उनका पद नाम भी दे देंगे हम लोग, किस पद पे हैं, तो सचिव हैं, है ना। सचिव वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से किसको भेजना है? संयुक्त सचिव नीति को। तो सचिव क ख ग सचिव, है ना। यहां संबोधन देते हैं प्रिय करके, प्रिय अ ब स जी, प्रिय अ ब स जी, है ना, लगा देते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग थोड़ा अनौपचारिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। आपको स्मरण होगा कि आपको स्मरण होगा कि मंत्रालय की पिछली बैठक में आपको स्मरण होगा कि मंत्रालय की पिछली बैठक में आयात नीति, आयात निर्यात नीति या आयात नीति निर्धारण के संबंध में आयात नीति निर्धारण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई थी, है ना। अब ये सब मुद्दा हम लोग यहाँ दिखा दें, क्या क्या बातचीत हुई थी, क्या क्या मुद्दा रहा था, किस लिए बातचीत हुई थी, है ना। और उसके बाद हम लोग उसमें कह देंगे डॉट 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 कर देंगे, या पूरी बात लिख सकते हैं। चलिए मैं पूरा लिख ही देता हूं, पूरा एक लिख देता हूं कि आपको आइडिया हो जाए। इस विषय में मंत्रालय द्वारा कुछ डेटा और सूचनाएं आपके प्रभाग से मांगी गई थी। आपके प्रभाग से मांगी गई थी, या आपके प्रभाग से, आपके प्रभाग
आपके प्रभाग से मांगी गई है, कर सकते हैं हम लोग। आपके प्रभाग से, आपके यानी कि आपके विभाग से संकलित करना अपेक्षित है। आपके प्रभाग से संकलित करना अपेक्षित है, अतः आपसे अनुरोध है अतः आपसे अनुरोध है, लिख देंगे उसमें कि आप उसको डेटा को जल्दी से जल्दी भेजें। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में सूचनाएं अतिशीघ्र भेजी जाएं ताकि आयात निर्यात नीति निर्माण में इस तरह से भेजी जाए ताकि आयात निर्यात नीति निर्माण में अतिशीघ्र भेजी जाए ताकि आयात नीति निर्माण में सहायता मिल सके। या आयात नीति अतिशीघ्र भेजी जाए, हम लिख सकते हैं अतिशीघ्र भेजी जाए, अतिशीघ्र इस कार्यालय को अतिशीघ्र भेजी जाए ताकि आयात नीति निर्माण में तेजी आ सके, है ना, या आयात नीति निर्माण को अंतिम रूप दिया जा सके। ठीक है ना। इस मामले में आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपेक्षा है। आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपेक्षा है। बस हो गया। यहां भवादिय नहीं चलता, यहां क्या चलता है, आपका विश्वासी जो भी क ख ग सचिव हस्ताक्षर रहेगा, आपका यहां से नीचे रहेगा क ख ग, और यहां रहेगा सेवा में, नीचे यहां रहता है सेवा में श्री अ ब स ये संयुक्त सचिव किसके हैं, नीति के हैं, संयुक्त सचिव नीति। तो लिख देंगे संयुक्त सचिव नीति, अ ब स संयुक्त सचिव नीति, वाणिज्य एवं
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। यहां एड्रेस दे देंगे। और इसकी कोई प्रतिलिपि नहीं होती, कोई संलग्नक वगैरह नहीं जाता, तो बस पत्र खत्म, इतना ही। इसका पत्र ऐसा ही रहता है। तो यहां इस ढंग से पीछे भारत सरकार, नई दिल्ली बीचों बीच रहेगा। सचिव प्रिय अबसा जी, आपको स्मरण होगा कि मंत्रालय की पिछली बैठक में आयात नीति निर्धारण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई थी। इस विषय में मंत्रालय द्वारा कुछ डेटा और सूचनाएं आपके प्रभाग से संकलित करना अपेक्षित है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में सूचनाएं यथि शीघ्र भेजी जाए ताकि आयात निर्यात नीति निर्माण को अंतिम रूप दिया जा सके। इस मामले में आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपेक्षा है आपका, ठीक है ना? अब आइए देखिए जरा अगला, देखिए अगला पत्र, देखिए क्या लिख रहा है। अगला पत्र के सचिव गृह विभाग, अगला पत्र जो है ये कह रहा है कि गृह सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की जाने वाली अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए जिसमें गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा पथ में एक और स्थायी थाना सृजित करने की सूचना हो। यानी कि सचिव गृह विभाग लिख रहे हैं एक अधिसूचना, नोटिफिकेशन, जिसमें कि गोवर्धन पर्वत मथुरा में परिक्रमा पथ जो 84 कोस की परिक्रमा होती है उसमें एक अस्थायी थाना, तत्कालिक थाना वहाँ एक क्रिएट करना है, एक थाना वहाँ बनाना है। तो उसके संबंध में एक क्या लिखना है आपको, अधिसूचना। सरकार की जितनी भी सूचनाएं होती हैं जिसको वैधानिक रूप से सबके लिए सूचित करना होता है उसको अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना गजट में प्रकाशित होता है, आप सबने पढ़ा होगा। तो एक अधिसूचना का प्रारूप कैसे बनाएंगे देखिए। अधिसूचना का प्रारूप यहां लिख देंगे। यहां लिख देंगे अधिसूचना का प्रारूप। ख, प्रश्न संख्या ख, अधिसूचना का प्रारूप। और कैसे बनेगा, सबसे पहले अधिसूचना संख्या 073 गृह विभाग भेज रहा है। ठीक है ना? अनुभाग 126 यह अधिसूचना संख्या हो गई। किसकी अधिसूचना आ रही है? उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश शासन। थोड़ा बढ़िया से करता हूं। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, ठीक है ना? गृह विभाग कौन सा विभाग कर रहा है? अनुभाग 1 लखनऊ। यहां दिनांक दे देंगे।
15 मार्च 2026 पूरा लिखना होगा, ऐसे नहीं। 15 मार्च 2026, इसके बीचों बीच लिख देते हैं अधिसूचना, हेडिंग देके अधिसूचना। ठीक है ना। अब अधिसूचना का प्रारूप दे देंगे। क्या प्रारूप है कि मथुरा में एक टेम्पररी खुलना है थाना। तो याद रखिएगा कि अधिसूचना किसके नाम से जारी होती है, किसकी ओर से, गवर्नर की ओर से, क्योंकि गवर्नर राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो अधिसूचना उसके नाम से ही जारी की जाती है। ठीक है ना। तो लिखेंगे महामहिम राज्यपाल की ओर से मथुरा की परिक्रमा पथ महामहिम राज्यपाल की ओर से मथुरा की परिक्रमा पथ के धार्मिक महत्व को देखते हुए अब पूरा मैटर लिख देंगे, पूरा देखते हुए डॉट 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 एक थाना स्थापित करने की बात कही गई है, इस ढंग से हम लोग यहां कर देंगे। धार्मिक महत्व को देखते हुए वहां एक थाना, एक अस्थायी थाना, यह थाना तत्काल प्रभाव से कार्य करना प्रबंध कर देगा, ये सब लिख देंगे, है ना। इस अस्थायी थाने का अधिकार क्षेत्र संबंधित परिक्रमा पथ होगा, ये सब लिख देंगे कि थाने का क्षेत्र वगैरह क्या होगा, वगैरह वगैरह। यह स्थायी थाना होगा और इसका अधिकार क्षेत्र परिक्रमा पथ ठीक है ना, ऐसे कर दिया। अब हम लोग यहां क्यों कौन जारी करता है, गवर्नर का सचिव आज्ञा से हस्ताक्षर कर देंगे हम लोग यहां, आज्ञा यानी गवर्नर की आज्ञा से सचिव राज्यपाल, आज्ञा से हस्ताक्षर सचिव राज्यपाल, यानी राज्यपाल नहीं, गृह मंत्रालय का सचिव है ना, सचिव राज्यपाल का नहीं है, ये केवल दे देंगे सचिव बस। उत्तर प्रदेश शासन, सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और ये पत्र का इस पत्र का संलग्नक अगर है तो बनेगा, और इसकी प्रतिलिपि भी बनेगी, क्योंकि अधिसूचना की प्रतिलिपि जाती है कई जगह। ठीक है ना। तो प्रतिलिपि के लिए क्या करते हैं, नीचे में आगे बढ़ेंगे, यहां दे देते हैं संख्या, संख्या दे देंगे, कितनी संख्या है, 073 गृह अनु 1/26
दिनांक 15 मार्च, है ना, और लिख देंगे, ये दे देते हैं उसका संख्या और ये दिनांक दे देते हैं और नीचे में लिख देते हैं प्रतिलिपि। निम्नलिखित को सूचनार्थ और उचित कार्यवाही हेतु संप्रेषित। उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित। और यहां दे देते हैं नंबरिंग 1। ये किसको किसको जाना चाहिए? सबसे पहले तो पुलिस का मामला है तो पुलिस महानिदेशक, थाना खोलने का मामला है तो पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन। फिर मथुरा के पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस अधिकारियों को, जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा जनपद, जनपद मथुरा या मथुरा लिख देंगे। लिखते हैं, तरीका है जनपद मथुरा। जनपद मथुरा। और किसको भेजना चाहिए? और राजकीय मुद्रणालय, क्योंकि अधिसूचना जो है वो गजट में प्रकाशित होती है, इसीलिए राजकीय मुद्रालय को भेजना जरूरी होता है। तो वहां का अधीक्षक को भेज देंगे, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय उत्तर प्रदेश। प्रकाशन हेतु, है ना, इसका प्रकाशन किया जाए। बल्कि लिख भी देते हैं कि आगामी गजट के असाधारण अंक में, और लिख देते हैं कि गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 50 प्रति भेजी जाए। इसकी 50 प्रति शासन को प्रेषित करें। यह भी एक निर्देश होता है कि शासन को प्रेषित करिए इसकी प्रति छापकर, और फिर इसके नीचे दे देते हैं आज्ञा से हस्ताक्षर कर देगा जो नीचे का अधिकारी लिख रहा है, सचिव के नीचे का अधिकारी अनुसचिव। तो यहाँ लिख देते हैं, फिर उसका सिग्नेचर जाएगा आपकी, यहाँ जाएगा उसका सिग्नेचर, आज्ञा से हस्ताक्षर, आज्ञा से हस्ताक्षर, अबस अनुसचिव।
उसका सिग्नेचर हो जाता है। वहां होता है सचिव का सिग्नेचर और यहां होता है उसके नीचे का अंडर सेक्रेटरी का सिग्नेचर हो जाता है। ठीक है, तो इस ढंग से पत्र लिखते हैं। आपने लिखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, मैंने भी कई बार बताया है, तो आपको आइडिया होगा कि पत्र कैसे लिखते हैं, अधिसूचना का ढांचा क्या है, सरकारी पत्र का स्ट्रक्चर क्या है। इसी स्ट्रक्चर में आप सबको लिखना होता है। ठीक है ना। अब आइए, अब क्या है जरा देखिए, अब जरा देखिए अगला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। ठीक है, तो यहीं मैं लिख देता हूं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं मैं लिख देता हूं। कितना नंबर प्रश्न है? 5 नंबर, 4 नंबर। प्रश्नोत्तर 4 ऐसे कर देंगे। क नहीं, यहाँ क नहीं है, बस विलोम लिखना है। तो दिया हुआ है अभिमुख। अभिमुख, अभिमुख का क्या होगा? प्रतिमुख। अभिमुख यानी केंद्र की ओर झुका हुआ, प्रतिमुख यानी कि उल्टा। अभियंतर, अभियंतर का मतलब है अंदर। अभ्यंतर अंदर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य। वाह्य, बाह्य। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, तो बाह्य। नागर, नागर मतलब नगर, नागर का उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा ग्राम में। प्रकट, प्रकट का मतलब दिखाई देना, तो प्रकट की जगह कर देंगे प्रच्छन्न, छुपा हुआ। प्रकट का उल्टा हो जाता है प्रच्छन्न, है ना, प्रच्छन्न। इसके बाद है लघिमा। लघिमा यानी कि छोटा, तो गरिमा बड़ा। गरिमा लघिमा का विलोम गरिमा। लघिमा का मतलब लघु होना, गरिमा का मतलब सम्मान। उद्दत, उद्दत हो बार बार, उद्दत माने उतावला, उसका विलोम हो जाता है नम्य, है ना, उल्टा हो जाता है उद्दत का। नम्य या सौम्य या विनीत, कुछ भी कह लीजिए। उद्दत का विनीत। नम्य भी होता है, नम्य। अगला क्या है? पैना, पैनी नजर, पैना, इसका होता है भोथरा। पैना माने तेज, और भोथरा का मतलब, भोथला का मतलब ज्यादा ओ, मतलब तेज ना होना। भोथरा जो घिसा पिटा हो। अच्छा, इसके बाद है अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। इसके अलावा घात, घात का प्रतिघात। घात का प्रतिघात। इसके अलावा अस्थावर, अस्थविर का जंगम होता है। अस्थावर का, अस्थावर मतलब एक जगह रहने वाला, उसका जंगम होता है। तो ऐसे ऐसे इसका विलोम हम लिख देते हैं। अब है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पृथक कीजिए। उपसर्गों को अलग करना है, ठीक है ना, उपसर्गों को अलग करना है। चलिए इसको भी यहां कर लेते हैं हम लोग। कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 5 का क। प्रश्नोत्तर 5, इसका क।
ठीक है ना। ये सब तो आपको रट्टा मारना होता है, अब याद प्रैक्टिस करके रखना होता है। जैसे निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पृथक करिए। उपसर्ग और प्रत्यय को पृथक करना है। तो उपसर्ग तो आप जानते ही हैं, संधि विच्छेद या किसी भी तरीके से कोई शब्द के पूर्व जो अन्वय कोई शब्द जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं और उसका अर्थ बदल देता है उपसर्ग। तो किस शब्द में लगा हुआ है उपसर्ग? संकेत। क्या लगा हुआ है? संधि विच्छेद के कारण से बना हुआ है समकेत, है ना। व्यंजन संधि है। म के बाद यदि क आता है, यानी कि पंचमाक्षर के बाद क आता है, तो इसका अनुस्वार बन जाता है। तो इसमें क्या लगा हुआ? उपसर्ग सम लगा हुआ है ना। अनवय यानी कि अनु योग वय, यण संधि, यहां यण संधि है, अनु है ना। अनु योग अय अनवय, है ना। यण संधि का उदाहरण है अतीत, अतीत, अति योग इत। दीर्घ स्वर संधि ई बड़ी मात्रा अतीत बन जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है? स्वयं, सौ जोड़ यम, स्वयं, ठीक है ना। स्वयोग यम। और एक शब्द क्या बना हुआ और क्या है इसमें? आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध यानी कि आ प्लस बाल वृद्ध, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ, ठीक है ना। तो आ और स्वयं में स्व जोर यम, वैसे एक अव्यय है स्व जोर। ख में दिया हुआ है कि शब्दों का प्रत्यय अलग करिए। चलिए 5 का ख देखिए, प्रत्यय अलग करना है। शब्द और प्रत्यय अलग करना है। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है आदरणीय। अणीय, इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? अणीय। आदरणीय, पूजनीय, अनीय लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे कर देंगे। यहां भी हम लोग लिख देंगे उपसर्ग यहां। अच्छा, इसके बाद लगा हुआ दृष्ट। दृष्ट का क्या होगा? इष्ट। इष्ट, है ना। दृष्ट, पृष्ठ। इसी ढंग से लगा हुआ है क्या? उठान, पुजारी, पुजारी और श्रद्धालु। तो उठान का आन, पुजारी का आरी, पुजारी आरी, पुजारी जुआरी, खिला मावारी भुआरी, श्रद्धालु का आलू, ठीक है ना। तो ये लगा हुआ है इसमें, इसका हम अलग कर देंगे, इसका हम अलग कर देंगे और प्रत्यय अलग कर देंगे। इसके बाद क्या पूछा है? इसके बाद पूछा है, इसका हम लोग उत्तर ही दे देंगे। दिख रहा है सबको? 1 मिनट जरूर रुकिए बस।
आइए इसको देखते रहे। पूछा है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, उत्पन्न ना हुआ हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं अधितैका, है ना। अधितैका, अधितैका कहते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो रट्टा मारने वाली चीज है। पैर से लेकर सिर तक क्या कहेंगे उसको? पैर से लेकर सिर तक। पैर से लेकर सिर तक। बताइए। अब अधितैका तो ये हो गया, पैर से लेकर सिर तक। आपाद मस्तक, है ना, इसको कहते हैं आपाद मस्तक। रात को दिखाई ना देने वाला रोग रतौंधी। रतौंधी। और दूसरे के स्थान पर काम करने वाला व्यक्ति, जो जो दूसरे के स्थान पर काम करे, इसको क्या कहेंगे? दूसरे के स्थान पर काम करने वाला व्यक्ति। इसके लिए जो दूसरे के स्थान पर काम करे, रिप्लेसमेंट अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट। हिंदी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे स्थानापन्न कह देंगे इसको। हिंदी में कह देंगे स्थानापन्न, ठीक है ना। तो 4 दिया गया है, हम लोग इस ढंग से इसका बता देंगे। अजात शत्रु, अधितैका, आपाद मस्तक, रतौंधी और स्थानापन्न। अब दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। आइए देखते हैं। सृष्टा लिखा है, वर्तनी। कितना नंबर सवाल है ये? क्वेश्चन नंबर 7 का क। वर्तनी सृष्टा लिखा हुआ है, ये गलत है। क्या सही होगा? सृष्टा, है ना, सृष्टा होगा। 100 में र और सृष्टा। और बढ़िया से लिख दूं मैं इसको। सृष्टा होता है। इसी ढंग से दूसरा शब्द क्या है? महातम है, महातम। महातम है नहीं, महातम होता है। महातम में होता है, महातम में नहीं होता, महातम में होता है। अगला विशंभर लिखा हुआ है, विशंभर। विशंभर लिखा हुआ है, क्या होता है? विश्वंभर होता है, विश्वंभर होता है। अगला क्या है? अंतर ध्यान गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ, अर्थ ध्यान लिखा हुआ है। अर्थ ध्यान नहीं होता, अंतर्धान ऐसे होता है। बहुत लोग अंतर्ध्यान लिख देते हैं, वो गलत है। अंतर्ध्यान ये गलत है, ठीक है ना, अंतर्धान होता है। इसी रंग से वांगमय, वांगमय। नहीं, वांगमय कैसे होता है? वांगमय, ठीक है ना। वांगमय ना, नहीं होगा, सॉरी,
नौ नहीं होगा इसके ऊपर, वाग्मय। अब है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करिए। इसके बाद अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मैं उसे सब कुछ समझा लूंगा, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। सिंपल है, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है ना। मैं उसे सब कुछ समझा लूंगा नहीं, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। सदा सच बोलना उसकी आदत था। आदत स्त्रीलिंग है तो थी ना, सदा सच बोलना उसकी आदत थी। भोजन को स्वादिष्ट होना चाहिए। स्वादिष्ट ठ गलत है, स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना। भोजन को स्वादिष्ट होना चाहिए। भोजन को स्वादिष्ट, ठ नहीं बल्कि ट, स्वादिष्ट होना चाहिए। तुम्हारा हृदय वज्र है पत्थर है, नहीं, तुम्हारा हृदय पत्थर है या तुम्हारा हृदय वज्र के समान है। ये रिपीटिशन हो रहा है, वज्र और पत्थर दोनों एक ही है। वह बिलाप करके रोने लगा, वह बिलाप करने लगा, पुनरावृत्ति दोष है। वह बिलाप करने लगा या वह रोने लगा। वह बिलाप करके रोने लगा नहीं, दोनों रिपीट हो रहा है। वह बिलाप करने लगा, वह रोने लगा, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं प्रश्न का। अब देखिए, निम्नलिखित मुहावरा लोकोक्तियों का अर्थ बताइए, ठीक है ना। अब देखिए जरा इसका क्या होगा। पगड़ी बदलना, पगड़ी बदलना यानी कि गहरी दोस्ती करना। ऐसे एक दूसरे के लोग जब एक दूसरे से दोस्त होते हैं तो कोई भी चेंज कर लेते हैं ना, तो पगड़ी का मतलब है दोस्त बदलना। दोस्त बदलना नहीं, दोस्त से करीब होना, ज्यादा करीब होना, ठीक है ना। पक्की दोस्ती होना कह सकते हैं हम लोग, पक्की दोस्ती होना। बुलबुल पालना, बुलबुल पालना यानी कि महंगे शौक पालना, है ना। आजकल वह मोबाइल फोन आईफोन खरीद लिया, उसे बुलबुल पालने का शौक है। आजकल उसने आईफोन खरीद लिया है ना। राम ने आईफोन खरीदकर अपने बुलबुल पालने के शौक को पूरा किया है। वाक्य में बना देंगे। काले तिल चबाना, काले तिल चबाना यानी कि कठिनाई से गुजरना, अत्यंत कष्टमय जीवन से गुजरना। मैंने भी जवानी के दिनों में काफी काले तिल चबाए हैं, है ना। तो ऐसे बन सकता है। जुए को कंधे से उतारना यानी कि किसी जिम्मेदारी से मुक्त होना। राम प्रसाद अपनी पुत्री का विवाह करके मानो जुए से कंधे को उतार दिया। कंबल ओढ़कर लूटना यानी कि छुपकर भ्रष्टाचार करना, छुपकर लूटना, है ना। छुपकर सजनता माने एक शराफत का ढोंग करके लूटना, ऊपर से शराफत दिखाना और नीचे से करप्शन करना, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, अच्छा, असरफियां लूटे और कोयले पर मुहर, है ना। यानी कि मूल्यवान वस्तुओं की उपेक्षा करना और जो गैर मूल्यवान है उसको महत्व देना। उतर गई लोई क्या करेगा कोई, काम निकल गया तो अब क्या मतलब है किसी से, काम निकल गया तो अपना हो गया। या इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी कि लाज शर्म खत्म हो गई, मान मर्जाद मिट गया तो अब काहे का शर्म। जब मान मर्जाद ही चला गया तो अब शर्म काहे का। तो एक इसका ये भी होता है। इसी ढंग से खूंटे के बल बछड़ा कूदे, खूंटे के बल बछड़ा कूदे यानी कि दूसरे के सहारे उछल कूद करना, ठीक है ना। आजकल जब से उसके चाचा मंत्री हुए हैं तब से वो खूंटे के बल बछड़ा कूदे वाली स्थिति में है, कह सकते हैं, दूसरे के बल पे। अच्छा, दाल में मूसल चंद यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में किसी गैर जरूरी व्यक्ति का आ जाना, दो व्यक्तियों के बीच में बिना अधिकार के दखल देना, ठीक है ना। अच्छा, एक है 9 की दाल भात में मूसल चंद यानी कि माने किसी के बीच में पड़ना।
9 की लकड़ी 90 खर्चा, यानी कि मूल्यवान वस्तुओं की कीमत से उसका रख रखाव ज्यादा होता है, रख रखाव पे ज्यादा खर्च करना। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पत्र सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको ये करना था। चूंकि इसके अंक आपके मेरिट में जुड़ते हैं, इसलिए आप इसको लापरवाही से नहीं ले सकते, आपको गंभीरतापूर्वक इस पर करना चाहिए। और जिन लोगों ने किया होगा, जिन लोगों ने इसकी तैयारी की, उन्होंने अच्छा किया होगा। आगे जो लोग अगले वर्ष एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो इस पर ध्यान रखें और इसे प्रैक्टिस कर ले खूब कि कोई गलती ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले पेपर के सॉल्व में अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।